कभी सोचा है कि आज हम जिस समाज में रहते हैं, हमारी जो संस्कृति है, उसका ब्लूप्रिंट, उसकी नींव कहाँ रखी गई थी? चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी सभ्यता की जो 3,500 साल पुरानी है, लेकिन उसकी छाप आज भी हमारे जीवन पर गहरी है। हम बात कर रहे हैं वैदिक सभ्यता की। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि ये सभ्यता थी क्या, फिर बात करेंगे कि ये कब और कहाँ तक फैली, उसके बाद देखेंगे कि वहाँ के लोगों का समाज और रहन-सहन कैसा था, फिर गोता लगाएंगे उनके ज्ञान और दर्शन की दुनिया में, और आखिर में समझेंगे कि आज हमारे लिए इसकी विरासत और इसका महत्व क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, एक परिचय। आखिर ये सभ्यता आई कहाँ से? देखिए, इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसका उदय हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद। तो सवाल उठता है कि वैदिक सभ्यता असल में है क्या? सीधी सी बात है, ये एक प्राचीन भारतीय सभ्यता थी, करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच की। और इसका नाम वैदिक क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती है इसके पवित्र ग्रंथों यानी वेदों से। सही मायनों में यही वेद उस दौर के समाज, धर्म और संस्कृति का आईना है। चलिए अब थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं और देखते हैं कि ये सभ्यता वक्त के साथ कैसे बदली और इसका फैलाव कहाँ तक था। देखिए, ये जो पूरा वैदिक काल है ना, ये करीब 1000 साल लंबा था और इसे समझने के लिए हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला था प्राचीन वैदिक काल, जिसे हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। तब समाज बहुत सीधा साधा था, रिश्तेदारी और खेती पर टिका हुआ। फिर आया मध्य वैदिक काल। इस दौर में चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड होने लगीं, राजनीतिक और आर्थिक ढांचे बने, और हाँ, वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हुई। और फिर आया उत्तर वैदिक काल। इस समय तक तो शहर और राज्य बसने लगे थे और उपनिषदों के लिखे जाने के साथ ही सोच विचार यानी फिलॉसफी एक नए लेवल पर पहुंच गई थी। अगर इनके फैलाव की बात करें तो शुरू में ये लोग बसे थे सिंधु और सरस्वती नदी के आसपास, मतलब आज के पंजाब और हरियाणा वाले इलाके में। लेकिन फिर धीरे धीरे ये पूरब की तरफ बढ़ने लगे, गंगा और यमुना के मैदानों में बस गए, और कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच गए। ठीक है, तो ये लोग कहाँ रहते थे और कब रहते थे ये तो समझ आ गया, पर उनकी जिंदगी थी कैसी, उनका समाज कैसा था? चलिए अब झांक कर देखते हैं उनके रोजमर्रा के जीवन और सामाजिक ताने बाने को। वैदिक समाज को समझने के लिए वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत जरूरी है। ये एक तरह का 4-फोल्ड सोशल स्ट्रक्चर था। सबसे ऊपर थे ब्राह्मण यानी पुजारी, विद्वान, जिनका काम ज्ञान को संभालना था। फिर आते थे क्षत्रिय, शासक और योद्धा, जिनकी जिम्मेदारी थी रक्षा और प्रशासन की। तीसरे थे वैश्य, किसान, व्यापारी, जो पूरी अर्थव्यवस्था को चलाते थे। और चौथे थे शूद्र, जो बाकी तीनों वर्णों की सेवा का काम करते थे। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। शुरू में यानी प्राचीन वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, ये इतनी कठोर नहीं थी। मतलब ये जन्म पर आधारित नहीं बल्कि काम पर आधारित थी। बाद में जाकर समय के साथ ये ज्यादा पक्की और कठोर होती चली गई। तो जरा उस दौर की जिंदगी को इमेजिन कीजिए। समाज ज्यादातर ग्रामीण था, मतलब गांव आधारित। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेती और पशुपालन पर निर्भर थी। परिवार पितृसत्तात्मक और जॉइंट फैमिली वाले होते थे। और हाँ, गाय का महत्व बहुत ज्यादा था। सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि धार्मिक तौर पर भी उसे बहुत पवित्र माना जाता था। समाज और जीवन शैली तो ठीक है, पर इस सभ्यता की असली जान थी उसके ज्ञान और दर्शन में। तो चलिए अब गोता लगाते हैं वेदों की दुनिया में और देखते हैं कि उनकी सोच कितनी गहरी थी। तो सारा ज्ञान टिका है इन 4 वेदों पर। पहला है ऋग्वेद, जिसमें देवी देवताओं की तारीफ में लिखे गए भजन और मंत्र हैं। फिर है यजुर्वेद, जो बताता है कि यज्ञ और दूसरे अनुष्ठान कैसे किए जाएं। तीसरा है सामवेद, इसमें वो मंत्र हैं जिन्हें गाया जाता था, मतलब ये संगीत की जड़ है। और चौथा है अथर्ववेद, जिसमें जड़ी बूटियों, रोजमर्रा के जीवन से जुड़े मंत्रों और यहाँ तक कि जादू टोने का भी जिक्र है। इनकी पूजा पाठ का जो सेंट्रल पॉइंट था वो था यज्ञ। यज्ञ यानी अग्नि में आहुति देना। यही उनका पूजा करने का सबसे मुख्य तरीका था। और इसमें अग्निदेव की भूमिका बहुत बड़ी थी। उन्हें इंसानों और देवताओं के बीच का एक तरह का मैसेंजर माना जाता था। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल आते आते एक जबरदस्त फिलॉसफिकल शिफ्ट आया। इस दौर में लिखे गए उपनिषद
उपनिषदों ने क्या किया? उन्होंने फोकस को बाहरी रिचुअल्स यानी यज्ञ वगैरह से हटाकर अंदर की ओर मोड़ दिया। अब सवाल पूछे जाने लगे, ब्रह्म यानी अल्टीमेट रियलिटी क्या है? आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल क्या है? ये कर्मकांड से ज्ञानकांड की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इस पूरी सभ्यता का निचोड़ क्या है? हजारों साल गुजर जाने के बाद भी ये आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? चलिए इसकी विरासत और इसके महत्व को समझते हैं। अगर वैदिक युग के योगदान की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। सबसे पहले तो आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसकी धार्मिक और दार्शनिक नींव यहीं रखी गई। समाज के नियम कायदे जैसे वर्ण व्यवस्था और परिवार की संरचना यहीं से बने। इतना ही नहीं, राजनीति और प्रशासन के जो शुरुआती रूप थे वो भी यहीं विकसित हुए। साइंस के क्षेत्र में भी, चाहे वो गणित हो, खगोल विज्ञान हो या फिर आयुर्वेद, सबकी जड़ें यहीं मिलती हैं। और भाषा, साहित्य, संगीत, संस्कृत जैसी महान भाषा इसी दौर की देन है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। सोचने वाली बात है ना कि कैसे 3,500 साल पुरानी एक सभ्यता के विचार, उसके बनाए हुए रास्ते आज भी हमारे जीवन को, हमारी सोच को, हमारे संस्कृति को इतनी गहराई से शेप कर रहे हैं।